ठीक है। एज बीइंग अ केमिकल इंजीनियर हमारा जो फोकस होगा वो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड उसके मॉडल्स के ऊपर होगा कि हम किस तरीके से जो है अपनी केमिकल इंडस्ट्रीज या केमिकल प्लांट्स को मॉडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को या किसी भी हम जो है सिस्टम को वो क्या कहते हैं मॉडल कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जब मॉडल बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास थोड़ी सी गाइडलाइंस है। सबसे पहली गाइडलाइंस ये है हमारे पास, अगर क्योंकि मोस्टली हमारा जो इंजीनियरिंग फील्ड के जो मॉडल्स होते हैं या कोई भी मॉडल वैसे भी मैथमेटिकल उसके अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो आप सिंपल घर में कोई भी आप क्यूब मॉडल कर रहे हो या आप जो है कोई बड़ा सा रिएक्टर मॉडल कर रहे हो। अगर आप क्यूब मॉडल कर रहे हो तो उसकी भी आप डायमेंशंस को कैलकुलेट करोगे कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसका पैरामीटर, इसका एरिया। तो चाहे वो सिंपल मॉडल हो या चाहे वो कॉम्प्लेक्स मॉडल हो, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व होगी। अब जब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें जो है अब कंसीडर करने पड़ते हैं। पहला रूल वही है कि जितने आपके पैरामीटर्स होंगे, सही है, उतनी ही आपकी इक्वेशंस होनी चाहिए। जितने आपके वेरिएबल्स, सॉरी पैरामीटर्स नहीं वेरिएबल्स, जितने आपके वेरिएबल्स होंगे उतनी आपकी जो है इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है। देयर मस्ट बी एज मैनी इक्वेशंस एज अननोन वैल्यूज व्हेन डीलिंग विद द फिजिकल सिस्टम। ठीक है। सेकंड ये है हमारे पास कि हमारे पास एक इक्वेशन की हम वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास x और y दोनों अननोन है, हम पहले y को सॉल्व करते हैं किसी और इक्वेशन से, उसके बाद हम y की जो वैल्यू आती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको पुट करते हैं हम पे x के अंदर और x को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास मॉडल्स में भी यही होता है कि आपके पास जितनी ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे तो आप एक इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे अपनी वैल्यू और उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है। सिंपल मैथ्स के फंक्शंस है ये हमारे पास। फिर ये हमारे पास कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस हैं जो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है अपनी मर्जी से हमने एक इक्वेशन के अंदर हमने x को ड्राइव कर लिया, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने y को ड्राइव कर लिया। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है हर इक्वेशन की एक डेजिग्नेटेड वेरिएबल होता है कि ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे इस वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए, सेकेंड इक्वेशन हम यूज करेंगे अपने ये वाले वेरिएबल को यूज कैलकुलेट करने के लिए, थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे अपने ये वाले। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जो है अपनी इक्वेशंस को और अपने वेरिएबल्स को असाइन कर दें। एक पर्टिकुलर इक्वेशन एक वेरिएबल के लिए असाइन होगी। ठीक है। और इसी तरीके से दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन से नहीं निकल सकते। ये सिंपल मैथ्स के रूल्स हैं। आई डू नॉट थिंक सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ठीक है। जिस तरीके से आप मैथ्स की कैलकुलेशन करती है एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो है प्रॉब्लम की, कि स्टेज 1 की। स्टेज 1 है हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे कि क्या होती है। आपने जो है ना इसके ना हमें जो है, अब आपने मॉडल बनाना है, सही है, आपके पास एक आइडिया है। अब उस आइडिया के लिए आप उसको उस आइडिया को डिफाइन करोगे कि उस आइडिया का स्कोप क्या है। लेट्स से आपने रिएक्टर कंस्ट्रक्ट करना है या मॉडल करना है, तो रिएक्टर का स्कोप क्या है, किस चीज़ का रिएक्टर है, क्या कन्वर्जन होगी, कौन सा रिएक्शन इसका प्रोसेस होगा, रिएक्शन की कंडीशंस क्या, मतलब किस तरीके से जो है आप उसका कितना स्कोप है, कितना आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड करना है। सिंपल रिएक्टर ड्रॉ करना है, उसके अंदर कोई ऑक्सिलरीज नहीं है, या आपने बहुत ही ज़्यादा एडवांस रिएक्टर ड्रॉ करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास आता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन के नाम स्कोप को डिफाइन करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है मॉडल की, हमने कितना ज़्यादा जो है उसके अंदर वर्क करना है, हमने उसको कितना डीप। अब जाहिर बात है आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हो, अगर लेट्स से मैं आपको कहती हूँ कि आपने रिएक्टर डिज़ाइन करना है, तो आप बेसिक सीआरई की कैलकुलेशंस लेके आप उसकी जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, उसकी कन्वर्जन कैलकुलेट करोगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं किसी पीएचडी के स्टूडेंट को दूंगी तो ऑब्वियसली बात है वो अपने लेवल के हिसाब से उसको फर्दर जो है स्टडी करेगा। वो उसके पैरामीटर्स, उसकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, उसकी ऑक्सिलरीज हैं,
उसके रिएक्शन काइनेटिक्स की और भी पैरामीटर्स हैं, वो सब कैलकुलेट करके फिर वो मुझे डाटा प्रोवाइड करेगा। तो आपका डाटे की डेप्थ और जो पीएचडी के स्टूडेंट है उसके डाटा की डेप्थ डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारी क्या है डेफिनेशन है कि हमें अपने स्कोप के हिसाब से अपने मॉडल को एक्सपेंड करना है। हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने के बाद में हमारे पास वर्किंग इम्पॉसिबल हो जाए, वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम होगी। तो जब भी हम अपने मॉडल को क्या क्या बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमने कितना ज़्यादा जो है अपना होराइजन रखना है प्रॉब्लम का, हमने कितना उसको एक्सपेंड करना है मॉडल को, कितनी हमने कैलकुलेशन करनी है, कितना हमने डेप्थ में जाना है। जब ये सारी चीज़ें हम डिफाइन हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है हम अपने मॉडल को फॉर्मुलेट करना शुरू करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो फिजिकल हमारे पास मॉडल है उसके अंदर हम सारी चीज़ें तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना। जो हमारे पास सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर हम जो है, जो हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो रही है, सिर्फ हम उसको ही मॉडल कर सकते हैं। सिमुलेशन के अंदर यू हैव लिबर्टी कि आप जो है जितना ज़्यादा हो उसको डिफाइन कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन आप सारी चीज़ें फिजिकल प्रोसेस अगर कोई हो रहा है उसकी आप सारी की सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं कर सकते हो आइडियली मॉडल फॉर्मुलेशन के अंदर। तभी तो आपके पास रियल टाइम डाटा में और जो आपके पास स्टैटिक डाटा होता है उसके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के ना हमें ये वाली चीज़ भी कंसीडर करनी पड़ती है कि हमारे पास जब हम मॉडल फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हम सारे के सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं कर सकते। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, देयर माइट बी सम लूप होल्स। ठीक है। हम कोशिश करेंगे उनको मैक्सिमम ओवरकम करने की, लेकिन स्टिल हमारे पास देयर इज़ अ हाई चांस कि वो रियल जो हमारे पास एप्लीकेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है। अब हमारे पास जब भी हम मैथमेटिकल मॉडल की बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास आता है दिमाग में कि हमारे पास हमने मॉडल को यूज़ किस पर्पस के लिए करना है। हम जो ये सारी हम क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक की बात करें, हम प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करें, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले ये पूछेंगे हमें मॉडल चाहिए क्यों। अगर हमें ये लेट्स से हमने डिफाइन करते हैं हमें मॉडल इसलिए चाहिए क्योंकि हमने जो है एक प्रोसेस डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें एक रिएक्टर का मॉडल चाहिए। फिर हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे कि मॉडल सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स होगा तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व इट। ठीक है। ज़्यादा सिंपल हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो नियर जो हमारे पास जो रियल हमारे पास लाइफ इंफॉर्मेशन है उससे जो है ना बिल्कुल भी करस्पॉन्ड नहीं करेगा। इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अवर रियल लाइफ। ठीक है। आइडियल होगा वो बहुत ज़्यादा ही। तो इट शुड नॉट बी टू सिंपल और इट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू सॉल्व इट। फिर उसके बाद है कि हमारे पास ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास उस मॉडल के अंदर इसेंशियल हैं, जो हमारे पास ज़रूरी हैं, जिसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। अब एक साथ हम हर चीज़ पर तो फोकस नहीं रख सकते ना। हमारा एक बेसिस होती है ना, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा सीपीपी में भी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन के बारे में। तो वो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन भी कुछ होती है, हमें वो डिफाइन करनी होती है। तो वो हमें हमारे पास क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास किसी भी प्रोसेस मॉडल के। फिर कौन से हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं और किस एक्सटेंट के यूज़ करने हैं। अब जैसे आपके पास है लेट्स से गैस, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हमारे पास कितनी तरह की हमारे पास उसके भी एक्सटेंट होते हैं। सिंपल आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब इसके बाद फर्दर 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 आप इसके अंदर स्टेट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते जाओ तो ये वेरी वेरी करती रहती हैं। तो आपके पास इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है कि आप कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ करोगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मॉडल की, और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर आप किस एक्सटेंट तक उसको कॉम्प्लिकेट करोगे, क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराओगे, कितनी कैलकुलेशन करोगे। एक होती है बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, एक होती है एडवांस कैलकुलेशन। ठीक है। तो आपने उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल को एडवांस करना है या नहीं करना है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन से कांस्टेंट यूज़ करने हैं, कौन से पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, ये सब आप जो है सिर्फ सोचते हो। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन है ना पहला स्टेज, तो आप सिर्फ क्या करें, आप उसको सब कुछ है ना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो इसमें आप। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखते हो कि हम एडुकेसी कैसे चेक कर सकते हैं मॉडल की। ठीक है। कि मॉडल जो हमने फॉर्मुलेट किया, जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की है, या जो हमने सिमुलेशन ड्रॉ की है, ये जो हमने मॉडल खुद फिजिकल मॉडल बनाया है, तो उस मॉडल में एडुकेसी है या नहीं है, यानी वो मुनासिब है या नहीं है। मुनासिब एज इन के वो रियल जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको डील कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम को डील कर रहा है
और ये भी है कि वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डील करने के अलावा ये भी है कि आपके पास जो उससे डाटा ऑब्टेन्ड हो रहा है वो एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कि हाउ मच टाइम डू वी हैव फॉर मॉडल एस्टिमेशन। ठीक है, इस सब कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, और जो टाइम रिक्वायर्ड है वो फिजिबल है भी हमारे लिए कि हम इतना टाइम स्पेंड कर सकें, या वो है फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये जब आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये क्या है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। आपने सारी चीज़ों को जो है अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर किया और फिर आपने ब्रेन स्टॉर्म किया सारे की, आपके पास जितना भी डाटा अवेलेबल है आपने उसको रीड आउट किया। फिर आप देखोगे कि आपकी ओवरऑल जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो इस सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इन सब चीज़ों को आंसर कर रही है नहीं कर रही है। अगर आंसर कर रही है और आपको लगता है कि आपकी जो डाटा है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा मॉडल फॉर्मुलेशन के अंदर, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो। अगर आपको यहीं पे ही कोई प्रॉब्लम लगती है, यहीं पे आपको लगता है कि नहीं, या तो टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, या हमारे पास इसकी जो है वैलिडेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, या आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आप जो फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई लूप होल्स है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर रही है, या फिर आप कोई भी एक ऐसी चीज़ है, फिजिकल एस्पेक्ट्स क्योंकि हम बात करें ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप जो है उसकी आपके पास इक्वेशन नहीं है। ठीक है, या कोई और इशू राइज हो रहा है, तो जो है आप जो है फिर उसको दोबारा से अपने प्रॉब्लम को रीडिफाइन करोगे। अगर तो ये सारी चीज़ों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है और यू थिंक कि जो है हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ मॉडल, तो फिर आप सेकंड स्टेज पे जाओगे। फर्स्ट स्टेज पे सिर्फ आपको जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, आपको अपने प्रॉब्लम का होराइजन डिफाइन करना है, स्कोप डिफाइन करना है, आपको उसके रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन डिफाइन करनी है, बेसिस कि आप किस बेसिस पे जो है उसको सॉल्व करोगे। आपने मॉडल चूज करना है कि आप कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करोगे उस मॉडल के लिए। ठीक है, अगर रिएक्टर्स यूज करो तो आप सीआरई के फंडामेंटल्स यूज करोगे। अगर लेट्स से आप जो है क्या कहते हैं डिस्टिलेशन या सेपरेशन सिस्टम ऑब्जॉर्बिंग कॉलम ड्रॉ वो कर रहे हो, मॉडल कर रहे हो, तो आप जो है मास ट्रांसफर के जो है प्रिंसिपल्स यूज करोगे। अगर तो आप जो है थर्मल हीट एक्सचेंजेस या हीट एक्सचेंजर नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, तो फिर आप हीट ट्रांसफर के और थर्मोडायनेमिक्स के जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूज करोगे। ठीक है, तो आप जो इसके हिसाब से अपना मॉडल चूज करोगे। सही है, अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे, मॉडल फॉर्मुलेशन। ठीक है, मॉडल फॉर्मुलेशन हमारे पास कंसीडरिंग हम जो केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सही है, ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशंस होती हैं। आप इक्वेशंस को मिलाकर जो है एक अपना बनाते हो मेजर इक्वेशन। वो इक्वेशन आपके पास क्या करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी को डील करती है, एंड मोमेंटम इफ हमारे पास फिजिक्स के बारे में अगर बात हो रही है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग एक मतलब उसके अंदर हर चीज़ पे हम बात करते हैं, मास पे भी बात करते हैं, एनर्जी पे भी बात करते हैं, फोर्सेस वगैरह मोमेंटम वगैरह पे भी बात करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम डेफिनेशन आपको किस चीज़ पे वर्क करना है ये आपको खुद पता होगा। तो मॉडल फॉर्मुलेशन के अंदर हम या तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बात करते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, या तीनों पर, या किसी भी दो पर। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरामीटर एस्टिमेशन। अब हमने अपनी इक्वेशन चूज कर ली, मॉडल फॉर्मुलेशन के अंदर हमने अपनी इक्वेशन चूज कर ली। ठीक है, उसके बाद हम पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। पैरामीटर्स को किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे, जैसे हम बिल्कुल मैथ्स में करते हैं कि एक इक्वेशन ली, उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन ली उससे वाई की वैल्यू निकाली, तीसरी इक्वेशन ली उससे जेड की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये हमने अपने पैरामीटर्स और वेरिएबल्स वो किए। अच्छा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, पैरामीटर्स हमारे पास जो है थ्रू आउट द मॉडल या थ्रू आउट द सिमुलेशन कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने डिफाइन कर दिया गैस कांस्टेंट। ठीक है, वो थ्रू आउट द सिमुलेशन कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से आपने डिफाइन कर दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या लेट्स से आपने डिफाइन कर दिया क्या कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ये विद द हमारे पास विद द मॉडल्स डिफर करेंगे, लेकिन विद इन द मॉडल हमारे पास ये सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास पैरामीटर्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द मॉडल्स भी। ठीक है, तो पैरामीटर एस्टिमेशन में हम यही होता है कि हमारे पास जो मॉडल है जो हमने फॉर्मुलेट किया उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज क्या है,
ये हमने क्या करना है, उसको एस्टिमेट करना है, उसको डिफाइन करना है। अच्छा, काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो आपको लिटरेचर से मिल जाते हैं, जैसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, आपको इजीली यू कैन गेट इट फ्रॉम लिटरेचर। लेकिन काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो आपको खुद से कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जैसे कि रेफरेंस टेम्परेचर हो गया, जैसे कि आपके पास डेंसिटी हो गई। ठीक है, ये आपको खुद से कैलकुलेट करनी, ये आपको लिटरेचर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विद द फ्लूइड और विद द वो वेरी करती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो आपने अपना मॉडल बनाया था उसको जो है आपने, उसके ज़रिए आपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया, पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के बाद उसके ज़रिए आपने वेरिएबल्स को एस्टिमेट किया। अब पैरामीटर्स और वेरिएबल एस्टिमेट करने के बाद आपके पास क्या हो गया, एक फाइनल आपके पास एक मॉडल, कैलकुलेटेड मॉडल आ गया। अब उस कैलकुलेटेड मॉडल को क्या करना है, आपने वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट कैसे करोगे आप, बाय एनी मेथड, या तो आप पुराना लिटरेचर देख सकते हो, सही है, या फिर आप थ्योरेटिकल कोई पुराना डाटा देख सकते हो, या फिर आप इसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो। रिग्रेशन एनालिसिस मींस कि आप हर पॉइंट पे जो है उसकी डाटा निकालोगे, फिर ग्राफ प्लॉट करोगे और आप देखोगे कि कितना जो है डेविएशन आ रही है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू वैलिडेट अ मॉडल। ठीक है, अच्छा, अब पैरामीटर एस्टिमेशन के ऊपर हम दोबारा से आ जाते हैं। ये हमने 4 स्टेप्स डिफाइन कर लिए कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, सेकेंड हमारे पास था मॉडल फॉर्मुलेशन, थर्ड था हमारे पास पैरामीटर एस्टिमेशन, फोर्थ था हमारे पास मॉडल वैलिडेशन। अब पैरामीटर एस्टिमेशन की एक छोटी सी एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये आपके पास लेट्स से दो इक्वेशंस है। ठीक है, डी सी अपॉन डी टी और ये है डी टी अपॉन डी टी। ये डी सी अपॉन डी टी है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आपके पास इक्वल्स टू दिस टर्म है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, कितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं और कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं। पैरामीटर्स देखो हमारे पास वो होते हैं जो थ्रू आउट द सिमुलेशन कांस्टेंट रहते हैं। अब देखो, थ्रू आउट द सिमुलेशन डी सी ए तो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या रेजिडेंस टाइम हमारे पास कांस्टेंट होगा, बिल्कुल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। के नॉट हमारे पास कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द पैरामीटर, इनिशियल हमारे पास जो है काइनेटिक वो है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास माइनस ई अपॉन आर टी हमारे पास, ये तो हमारे पास कैलकुलेटेड डाटा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट ही है हमारे पास। तो हमारे पास इस पहली वाली इक्वेशन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक है हमारे पास रेजिडेंस टाइम, दूसरा हमारे पास है काइनेटिक रिएक्शन, काइनेटिक का हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हमारे पास डी टी अपॉन डी टी, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू, सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखो कि क्या क्या कांस्टेंट है। एक आपके पास रेजिडेंस टाइम आपके पास पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर आपके पास बीटा है, तीसरा पैरामीटर आपके पास के नॉट है, और चौथा पैरामीटर आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, अब पैरामीटर्स और वेरिएबल के अंदर डिफरेंस यही होता है कि थ्रू आउट द रिएक्शन आपके पास रिएक्टर का जो रेजिडेंस टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल नहीं है, ये पैरामीटर। विद द मॉडल हमारे पास ये जो है डिफरेंट होता है, लेकिन विद इन द मॉडल हमारे पास एक मॉडल के अंदर रेजिडेंस टाइम हमेशा सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि एट वन इंस्टेंट आपके पास रेजिडेंस टाइम जो है 0.2 सेकेंड है और सेकेंड इंस्टेंट पे आपके पास रेजिडेंस टाइम 0.8 सेकेंड है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द मॉडल हमारे पास सेम रहेगा। तो जो चीज़ें थ्रू आउट द मॉडल सेम रहती हैं वो हमारे पास पैरामीटर्स कहलाती हैं, और जो हमारे पास विद मॉडल के विद इन भी चेंज होती हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाती है। जैसे डी, ये सी ए है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हमारे पास ऑब्वियसली बात है, इनिशियली हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंट थी ए की, बाद में कंसंट्रेशन चेंज हो गई ए की, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस ई अपॉन आर टी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो पैरामीटर्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के अंदर आप लोग को आई एम श्योर कि अब डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल यही है, हमारे पास एक रिएक्टर की एग्जांपल है। अच्छा, इस एग्जांपल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, क्योंकि आगे हम फर्दर इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम कैसे मॉडल जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है ए और बी। ठीक है, ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी, सिर्फ दो ही हमारे पास जो है कंपोनेंट्स है इस रिएक्शन के, एक है रिएक्टेंट ए और एक है प्रोडक्ट बी। ठीक है, अब जो हमारे पास जिस रिएक्टर के अंदर हो रहा है वो है हमारे पास सी एस टी आर। ठीक है, अब सी एस टी आर हमारे पास कोई नॉर्मल सी एस टी आर नहीं है, बल्कि नॉन आइसोथर्मल सी एस टी आर है।
ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि आपके पास हीट जो है कांस्टेंट है। नॉन आइसोथर्मल का मतलब है कि हीट कांस्टेंट नहीं, हीट चेंज हो रही है हमारे पास। ठीक है, और जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक है, यानी जो रिएक्शन है वो एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहा है। अब हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया। पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, कि आइसोथर्मल CSTR है, सही डेफिनेशन डिफाइन किया। दूसरा हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, ए और बी। ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी, सही है। अब हमने इसको जो है क्या कहते हैं, एक रफ स्केच बनाया। ठीक है, रफ स्केच किस तरीके से बनाया है हमने, ये हमारे पास हमने रिएक्टर CSTR बना दिया। अब CSTR है तो स्टेरर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा स्टेरर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नॉन आइसोथर्मल है और एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये कि वो हीट रिलीज कर रहा है। अगर हीट रिलीज करे यानी रिएक्टर की हीट इंक्रीज होगी विद द टाइम, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है, एक कूलेंट की जरूरत होगी। ठीक है, ताकि उसको आप कूल डाउन कर सको। ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा रिएक्टर तो ऑब्वियसली बात है, उसके जो है क्या कहते हैं, को हीट ट्रांस वो क्या कहते हैं रिएक्शन कांस्टेंट है वो उसके जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, या फिर आपके जो रिएक्टर्स की सेफ्टी के इश्यूज भी आ जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू ये क्या कहते हैं इस एक्सोथर्मिक एनर्जी को जो है डिक्रीज करने के लिए, इस एक्सोथर्मिक एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, एक कूलेंट इंट्रोड्यूस करवाओगे। ठीक है, या तो कूलेंट आप एज अ लिक्विड भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई फ्लूइड है जो इसके अक्रॉस जो है फ्लो कर रहा है और इसको कूल डाउन करे रिएक्टर को, या आप जो है कूलर भी लगा सकते हो, या आप ये जैसे इन्होंने कॉयल लगाया आप उस तरह कॉयल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने ये एक मैप कर लिया। अब आपने देखा कि फीड एंटर हो रही है, तो फीड का कोई ना कोई फ्लो रेट तो होगा, तो आपने उसको डिनोट कर दिया एफ से। उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी ए की, तो सी ए उसकी कंसंट्रेशन हो गई। अब उसका कोई इनिशियल टेम्परेचर भी होगा, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें टेम्परेचर को भी कंसीडर करना होगा। अगर एक्सोथर्मिक नहीं होता और you know, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब हमारे पास हम बात करते हैं विद इन द रिएक्टर। विद इन द रिएक्टर हमारे पास रिएक्टर का एक वॉल्यूम होगा, हमने उसको डिनोट कर दिया वी से। ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्टर के अंदर भी कंसंट्रेशन होगी, हमने उसको डिनोट कर दिया सी ए से। ठीक है, अब हमारे पास जो फीड हमारे पास जो आखिर में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल रही है, अब ऑब्वियसली बात है हमारे पास CSTR है तो जो इनलेट की फ्लो रेट होगा वही हमारे पास आउटलेट का फ्लो रेट होगा। ठीक है, तो हमने एफ से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन CA कर दी और हमने फाइनल टेम्परेचर T कर दिया। अच्छा, यहाँ पे CA नहीं है, CAF होगा ये। ठीक है, यहाँ पे F है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको आप CAF कंसिडर कर दीजिएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन होगी CAF और फाइनल होगी CA। ठीक है, अब हमारे पास हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, थोड़ा बहुत रफ स्केचिंग भी कर लिया। अब हम आएंगे मॉडल फॉर्मुलेशन पर, कि हम किस तरीके से मॉडल फॉर्मुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मास बैलेंस की। अच्छा, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीनों चीज़ें हम इंप्लीमेंट करते हैं मॉडल फॉर्मुलेशन के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास आइसोथर्मल CSTR है, तो इसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इसलिए बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे कहीं भी हमारे पास कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट्स नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मैकेनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं हम, सही है। अब मास की बात करें तो एक तो सिंपल तरीका होता है, ओवरऑल आप मास बैलेंस कर लो, जितना हमारे पास इनपुट है वो ही हमारे पास बराबर हो जाएगा आउटपुट के। ठीक है, दैट वुड बी टू आइडियल। हम बात करते हैं कंपोनेंट मास बैलेंस ऑन ए, हम ए कंपोनेंट ए के रेफरेंस से बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मास बैलेंस की इक्वेशन होती है वो यही होती है ना, रेट ऑफ अक्यूमुलेशन of A equals to rate of input of A minus rate of input of B minus rate of disappearance of A। ठीक है, तो हम उसी तरीके से हम पहले अपने डिफाइन करेंगे रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ A विद इन द रिएक्टर। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, DV CA अपॉन DT के। ठीक है, ये सारी CRE के अंदर डिफाइंड है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो है डाटा अपना कंपाइल करना है मॉडल फॉर्मुलेशन के अंदर भी। ठीक है, रेट ऑफ
इनपुट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, एफ सी ए एफ, ठीक है। रेट ऑफ ए आउटपुट फ्रॉम द रिएक्टर क्या होगा, एफ सी ए, ठीक है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए या डिसअपियरेंस ऑफ ए बाय केमिकल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, के वी सी ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपनी जो कंजर्वेशन ऑफ मास वाली इक्वेशन है कि हमारे पास अक्यूमुलेशन इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट माइनस डिसअपियरेंस या जनरेशन, ठीक है। तो हमने उसके अंदर पुट कर दिया, तो अक्यूमुलेशन हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, हमने अक्यूमुलेशन डी वी सी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू इनपुट क्या था हमारे पास, एफ सी ए एफ, आउटपुट क्या था माइनस एफ सी ए, रेट ऑफ कंजप्शन या डिसअपियरेंस क्या था हमारे पास, माइनस के वी सी ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। मैम मेरे अब पीछे से एक टॉपिक मिस हो गया कि रेजिस्टेंस टाइम जब पैरामीटर में कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट और पैरामीटर में क्या फ़र्क है, फिर वो भी तो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। देखिए कांस्टेंट है वो थ्रू आउट द हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे ई है एक्टिवेशन एनर्जी, वो कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा विद द फिजिकल या फ्लूइड के उस पे वेरी नहीं करेगा, विद द फ्लूइड वेरी नहीं करेगा वो, या विद द कंपोनेंट वेरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ए कंपोनेंट का जो है एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट हो, सॉरी ए कंपोनेंट की हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट डिफरेंट होगा और बी का डिफरेंट होगा या सी का डिफरेंट होगा। वो हमारे पास एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन समझा देती हूँ। देखो हमारे पास ये पैरामीटर है, रेजिडेंस टाइम है हमारे पास रिएक्टर का, ठीक है। ये विद द, ये कांस्टेंट तो नहीं है ना, ये हमारे पास हर रिएक्टर का रेजिडेंस टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक मॉडल का या एक रिएक्टर का रेजिडेंस टाइम हमेशा सेम रहेगा, अनलेस आप उसके अंदर कोई फर्दर जो है चेंजेस लेकर आओ, ठीक है। मैम इसी बात समझ तरीके नहीं आएगी तो बाहर रिपीट कर दें। देखो रेजिडेंस टाइम को देखो, ठीक है। आपके पास दो रिएक्टर्स हैं, एक रिएक्टर ए है एक रिएक्टर बी है। रिएक्टर ए और रिएक्टर बी क्या दोनों का रेजिडेंस टाइम सेम होगा या दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है, बताओ। डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट भी हो सकता है, सही है। अब हम रिएक्टर ए की बात करते हैं, लेट्स से उसका जो है रेजिडेंस टाइम 0.2 है। अब 0.2 उसका रेजिडेंस टाइम है, तो मैं आफ्टर सर्टेन टाइम, मैं कह रही हूँ आफ्टर 5 मिनट्स उसका रेजिडेंस टाइम क्या होगा। रिएक्टर का पहले इनिशियली मैंने कहा 1 मिनट पे उसका रेजिडेंस टाइम था 0.2 सेकेंड्स, आफ्टर 8 मिनट्स उसका रेजिडेंस टाइम क्या होगा। मैम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस टाइम तो मतलब रिएक्टर के कितने देर रिएक्शन में ये टाइम लग रहा है वो है ना। बिल्कुल, देखो ये डिजाइनिंग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग पैरामीटर 0.2 ही रहेगा उसका रेजिडेंस टाइम, क्योंकि ये आपने डिजाइन ही उसको 0.2, आपने अपनी तरफ से जो वैल्यू सेट की है वो होती है पैरामीटर्स, कि आपने उसकी बेसिस पे उसको डिजाइन किया है। कांस्टेंट ये होते हैं वो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है, ठीक है। उनकी वैल्यू जैसे आपके पास यू है, यू कांस्टेंट है। यू कांस्टेंट कैसे है कि जो है आपके पास सॉरी यू भी जो है एक मिनट रुक जाओ, इसको इस तरीके से समझो। कांस्टेंट हमारे पास चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट रहते हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, पैरामीटर्स हमारे पास जो है विद इन द मॉडल फिक्स्ड होते हैं, लेकिन वैसे वो चेंज हो सकते हैं। एक मॉडल के पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे मॉडल के पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तीसरे ठीक है मॉडल मैम के समझ आ पैरामीटर्स, गया, समझ आ गया। जो वेरिएबल्स मतलब हम होते हैं हमारे। रिएक्टर के लिए स्पेसिफाइड कर देते हैं उनको हाँ पैरामीटर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, जो मॉडल के ऊपर फिक्स्ड होंगे वो पैरामीटर्स, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो थ्रू आउट द डिफरेंट मॉडल्स भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। माइनस ई अपॉन आर टी है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये दूसरे मॉडल में भी सेम होगा, ठीक है। ये तीसरे मॉडल में भी सेम होगा। लेकिन जो हमारे पास रिएक्टर के अपने स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, जैसे रेजिडेंस टाइम हो गया, जैसे क्या कहते हैं रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, ये विद फॉर द रिएक्शन हमारे पास स्पेसिफाइड है, फॉर द रिएक्टर हमारे पास स्पेसिफाइड है। ये ऐसा नहीं है कि तमाम रिएक्टर्स में सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन माइनस ई अपॉन आर टी ये सेम है, ठीक है। ठीक है मैम समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, डीवी ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास के Excuse अंदर। me, miss.
जी। इसके अंदर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन तो मेरे ख्याल से नहीं होती ना CSTR में, मास बैलेंस में, तो वो जीरो नहीं होती। देखो, बाद में जाके जीरो जाती है, लेकिन इनिशियली जो इक्वेशन है, क्योंकि ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी, तो ए एक्यूमुलेट तो हो रहा है ना। मतलब हम कंसीडर करते हैं जीरो होती है एक्यूमुलेशन CSTR में। रेट ऑफ जनरेशन जीरो होता है हमारे पास, और जो है ओवरऑल हमारे पास जीरो हो जाती है एक्यूमुलेशन वो जाकर, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है, और वो जब कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है तो वो ओवरऑल जीरो हो जाती है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग की, तो अभी हम अपनी तरफ से तो जीरो नहीं करेंगे उसको ना। हम अभी तो कंसीडर करेंगे इनिशियल इक्वेशन के अंदर, बाद में जाके जब हम देखते हैं कि हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो विद द टाइम हमारे पास कोई चेंज नहीं आता कंसंट्रेशन के अंदर, तब जाके हम उसको जीरो करते हैं। CSTM में हम क्यों जीरो करते हैं रेट ऑफ एक्यूमुलेशन को? क्योंकि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन नहीं आ रहा होता। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्यों नहीं आ रहा होता? क्योंकि CST वो स्टेरर लगा हुआ होता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है थ्रू आउट द रिएक्टर, है ना। यही रीजन होता है ना, या कोई और रीजन होता है? क्या हो गया, आंसर तो दो। नहीं, इसके अंदर रीजन ये होता है कि एक्यूमुलेशन मतलब कि उसके अंदर कोई चीज एक्यूमुलेट नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये यही होता है। तो बता, यही तो ना, क्योंकि अक्यूमुलेट क्यों नहीं हो रही है? सी अक्यूमुलेट हो रहा है तभी तो बी बन रहा है। अक्यूमुलेट क्यों नहीं, नहीं हो रहा? सी आपका सिर्फ वो कन्वर्ट हो रहा है, एक्यूमुलेट नहीं देखो, हो रहा, सी बी में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, तो हमारे पास जब कंजप्शन ए की हो रही है तो अक्यूमुलेशन तो हो रही है ना फिर ए की। अब मैं तो अभी मैं देखो, देखो CSTR में हम इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट जब करते हैं ना, तो हम उसके अंदर जो है हमारे पास ये जीरो हो जाता है जब हम ओवरऑल मास बैलेंस की बात करते हैं। अभी हम सिर्फ कंपोनेंट ए के मास बैलेंस की बात करें, जब ओवरऑल मास बैलेंस की बात करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, उसके अंदर अक्यूमुलेशन जीरो होती है। जब अक्यूमुलेशन जीरो होती है तो हमारे पास जनरेशन और कंजप्शन दोनों जीरो जाती है, और हमारे पास इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट हो जाता है। ठीक है, ये तब हम ओवरऑल की बात होती है। अभी हम सिर्फ मास बैलेंस ए की बात करें, हम कंपोनेंट ए की बात करें, कंपोनेंट ए के हिसाब से सोचो। रिएक्टर के हिसाब से सोचोगे तो आपके पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कंपोनेंट ए के हिसाब से देखो, कंपोनेंट ए अक्यूमुलेट होगा तभी तो बी बनेगा। कंपोनेंट ए कंज्यूम होगा, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तभी तो बी प्रोड्यूस होगा। जब बी प्रोड्यूस ही नहीं होगा, जब चेंज ही नहीं आएगा, तो बी प्रोड्यूस कैसे होगा? रिएक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? ओवरऑल में हमारे पास जो है CSTR में जो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन होता है वो जीरो होता है। अभी बैठे बैठे गूगल कर लो ये वाली बात, यू विल गेट द आंसर, कि जो ओवरऑल CSTR के अंदर हमेशा जो ओवरऑल रेट होता है वो जीरो होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होता है। हमारे पास ए कंज्यूम होगा तभी तो बी प्रोड्यूस होगा, अगर वन वो है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अभी हम बात ये करें वैसे यहाँ आप पे। बोल रही हैं, आप बोल रही है कि अगर ए कंज्यूम होगा तो बी बनेगा, तो ये बात तो आखिर में लिखी हुई है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। ये तो जो देखो, फोर्थ लाइन है उसमें हो रहा है ना ये तो। मास बैलेंस होते हैं ना, जनरल मास बैलेंस की बात करते हैं। आप क्या करते हो? ओवरऑल मास बैलेंस करते हो। ओवरऑल मास बैलेंस क्या होगा? हमारे पास इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ओवरऑल मास बैलेंस। FCA इक्वल्स टू FC, सॉरी FCF इक्वल्स टू FCA। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। ये जनरल ओवरऑल मास बैलेंस हो गया। ठीक है, ये तो हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, उसके नाम बात करें ए की, कि ए का क्या हमारे पास, ए किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ए किस तरीके से जो है प्रोसीड कर रहा है रिएक्टर के अंदर। ए एंटर हो रहा है रिएक्टर के अंदर, सही है, फिर ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी, कंज्यूम हो रहा है, और फिर ए की फाइनल कंसंट्रेशन आ रही है। तो जब कंजप्शन आ जाती है तब अक्यूमुलेशन होती है, तभी तो कंजप्शन आती है। एक होता है आप एक होता है ओवरऑल हीट या एनर्जी या मास जो है बैलेंस, एक होता है कंपोनेंट वाइज मास बैलेंस। अगर आप कंपोनेंट बी के हिसाब से भी करोगे तो बी जो है प्रोड्यूस होगा। जब बी प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है बी की भी अक्यूमुलेशन होगी ना। बी किस तरीके से प्रोड्यूस होगा? कोई चेंज आएगा कंसंट्रेशन के अंदर तभी तो बी प्रोड्यूस होगा। ओवरऑल ये जाके जीरो हो जाएगा, आई अग्री विद योर पॉइंट, लेकिन हम अपनी तरफ से एज इट इज जीरो नहीं कर सकते। ये इन सब का सम आई अग्री,
कि सब इन सब का सम मिला के 0 हो जाएगा। लेकिन ये हम जो है डायरेक्टली 0 उस वक्त करते हैं जब हम ओवरऑल मास बैलेंस कर रहे होते हैं। अभी हम बात करें सिर्फ कंपोनेंट ए के मास बैलेंस की, तो हम अपनी तरफ से डायरेक्टली इसको 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हम आइडियली बात नहीं कर रहे, हम मैथमेटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने सारी पॉइंट्स को कंसीडर करना है। लाजमी तो नहीं है कि आपके पास ये हमेशा अक्यूमुलेशन क्या कहते हैं रेट ऑफ अक्यूमुलेशन 0 हो, एरर के चांसेस आ जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा ही। तो जब हम कंपोनेंट वाइज बात करते हैं तो हम तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हैं। आई डो नॉट नो इफ यू गेट माई पॉइंट, अगर नहीं समझ आए तो बताओ, मैं दोबारा से ये वाली बात बोलती हूँ। सही है मिस, आ गया तो ठीक है, तो हमारे पास जो मास बैलेंस, हम कंपोनेंट ए के बारे में बात करें तो कंपोनेंट ए के अंदर हमारे पास रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, उसके बाद इनपुट, आउटपुट और रेट ऑफ कंजर्प्शन कि कितना कंज्यूम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्टर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेथड हमारे पास रिएक्टर का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। तो जब रिएक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम उसको जो है वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे और हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो रिएक्टर का वॉल्यूम है वो रेजिडेंस टाइम से चेंज हो जाएगा हमारे पास, और जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो इन द एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अगर व्हाइट बोर्ड होता और हम क्लास में सॉल्व कर रहे होते तो मैं आपको इजीली बता देती ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्योंकि हम पावर पॉइंट पे बात करें तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दिस, लेकिन आप लोग घर में ट्राई कर सकते हो, आपको डेफिनेटली यही वाली इक्वेशन मिलेगी। आप एफ को जो है ब्रेक डाउन करोगे इनटू v अपॉन थीटा, इसी तरीके से आप जो है इसको डेरिवेट करोगे, पहले डी वी सी ए अपॉन डी टी को करोगे, फिर आप जो है v को कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकालोगे, डी सी अपॉन डी टी को करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डेरिवेट करोगे, फिर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन इजीली मिल जाएगी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन ट्राई इट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। दूसरी बात ये कि सिर्फ एग्जाम्पल है, हम फर्दर इसको डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे इन फॉर नेक्स्ट क्लासेस, तो उसके बारे में वैसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिएक्शन सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल थी कि किस तरीके से हम मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बात हो गई मास बैलेंस की। सिंपल हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मास की जो है हमने इक्वेशन लगाई, उस इक्वेशन के अंदर जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे, जितने भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं कांस्टेंट या जितने भी हमारे पास वेरिएबल रिक्वायर्ड थे, हमने उन सबको जो है राइट डाउन किया और हमने अपनी इक्वेशन के अंदर इंसर्ट किया। अब हमें लगा कि अच्छा वैसे तो ये इक्वेशन यहाँ पे भी कंप्लीट है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज इट डायरेक्टली, लेकिन एफ से ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होता है, थीटा, क्योंकि जो है आप रेजिडेंस टाइम, क्योंकि रेजिडेंस टाइम आपके पास जो है एक तरह का पैरामीटर है, आपने इसको फिक्स कर दिया। एफ हमारे पास फ्लक्चुएट कर सकता है। एफ क्यों फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि फ्लो रेट है। आइडियली हम बात करें तो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मॉडल बनाते हैं इसीलिए ताकि हम उसको क्लोज टू हम रियल एग्जाम्पल के जो है उसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं रियल अप्रोच की, तो रियल अप्रोच में हमारे पास एफ है, वो ऑब्वियसली बात है फ्लक्चुएट करेगा। अब एफ फ्लक्चुएट करेगा तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम या इस एरर को, हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस टाइम ऑफ द रिएक्टर। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर हम एनर्जी बैलेंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप इसी तरीके से मास बैलेंस बी का भी कर सकते हो, आपको इसी तरीके की एक इक्वेशन आएगी, सिर्फ साइन चेंज होंगे उसके अंदर। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप मुझे बता दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम ये आगे कंटिन्यू यही करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी बैलेंस की। एनर्जी बैलेंस भी हमारे पास इसी तरीके से होता है हमारे पास कि हम जो है जिस तरीके से मास बैलेंस होता है उसी तरीके से एनर्जी बैलेंस के हम इक्वेशंस को वो कर लेंगे। हमने देखा रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इन द रिएक्टर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास डेल्टा एच की जगह पे हमने सीपी डेल्टा टी यूज किया। ये जो टी स्टेरिक है हमारे पास, ये हमारे पास होता है रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर देखो, हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर ये कि आपने जिसके अंदर अपने तमाम जितने भी आपके कांस्टेंट यूज हुए मॉडल में, आपने उसकी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, वो आपके पास क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है। जैसे कि आपने गैस कांस्टेंट कैलकुलेट किया, तो वो जिस टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया वो आपका क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है। इसी तरीके से आपने और भी जो भी कांस्टेंट कैलकुलेट किए उसके अंदर जहां जहां आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, आपने जो टेम्परेचर पुट किया है उसके लिए वो आपका क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है।
रेफरेंस टेम्परेचर का मतलब है कि उसकी बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो अपनी, वो आपका क्या है, एक सेट पॉइंट है टेम्परेचर का। और बाकी ये टेम्परेचर्स हैं आपके पास, ये ऑब्वियस सी बात है, ये फ्लक्चुएट करेंगे। एक होगा आपके पास इनलेट का, एक होगा आपके पास आउटलेट की फीड का, एक आपके पास कॉइल का होगा, एक आपके पास कूलेंट का होगा टेम्परेचर, एक आपके पास रिएक्टर का टेम्परेचर होगा। तो ये वो वाले टेम्परेचर हैं। तो हमारे पास रिएक्टर की एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, तो रिएक्टर का टेम्परेचर क्या है और रेफरेंस टेम्परेचर क्या था जिसकी बेसिस पे आपने अपने रिएक्शन काइनेटिक्स कैलकुलेशन की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनपुट एनर्जी, इनपुट कितनी हो रही है रिएक्टर के अंदर, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, एफ हमारे पास फ्लो रेट हो गया, रॉ सीपी डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी एंथैल्पी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इनपुट ऑफ द रिएक्टर है। अब कॉइल हमारे पास जो हमने कूलेंट लगाया था यहाँ पर, ये कूलेंट, ये हमारे पास कितनी एनर्जी या कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है, कितनी कूल डाउन कर रहा है, वो हमारे पास क्या हो गया, क्यूसी हो गया। और है हमारे पास क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो वो एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डेल्टा एच के वी सी ए। ठीक है, ये उसकी एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये नेगेटिव है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नेगेटिव एनर्जी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं इक्वेशन पर। जिस तरीके से मास बैलेंस की इक्वेशन थी उसी तरीके से इसकी इक्वेशन होगी, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इनपुट माइनस आउटपुट माइनस हमारे पास क्या कहते हैं, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, और हमारे पास माइनस जो हमारे पास एनर्जी हीट ट्रांसफर बाय द कॉइल। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन हो गई। एक हमारे पास ऊपर आई थी मास बैलेंस की इक्वेशन, एक हमारे पास आ गई एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन। मास बैलेंस के अंदर हमने कंपोनेंट ए को फोकस रखा था, जबकि एनर्जी बैलेंस के अंदर ओवरऑल हमने किया है। ओवरऑल करने का पर्पस ये है कि ओवरऑल हमने सिर्फ कंपोनेंट ए की बेसिस पे एनर्जी बैलेंस इसलिए नहीं किया कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पास फिर लेफ्ट आउट रह जाती। जैसे कि कूलेंट है हमारे पास, उसके हीट ट्रांसफर लेफ्ट आउट रह जाता है हमारे पास, या हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है उसकी हमारे पास जो है, जो रिएक्शन बी है, रिएक्टेंट बी है, उसकी हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट्स वगैरह मिस हो जाते। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने ओवरऑल एनर्जी बैलेंस किया। जबकि मास बैलेंस के अंदर हमने कंपोनेंट ए सिर्फ कंसीडर इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। अगर हम ओवरऑल करते हैं तो हमारे पास जो है इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती, ज़्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक है, तो डिटेल कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, मास बैलेंस कंपोनेंट का किया, ताकि हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट डाटा आ जाए। क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली भी हमारे पास जो हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो कंसंट्रेशन ए की गिवन है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन ए की और कंसंट्रेशन बी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कंसंट्रेशन बी कैलकुलेट करने के बजाय हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट क्या था कि हम कंपोनेंट ए का मास बैलेंस कर लें, तो इवेंचुअली हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ए सारी कैलकुलेशन हो जाती, हमें बी की कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? क्योंकि मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो ताकि कल मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँ इसी लेक्चर के अंदर। प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँ कल के लेक्चर के अंदर। क्योंकि आई एम श्योर, मुझे लग रहा है आप लोग के उससे कि आप लोग को प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर। मैम ये जो रॉ वी सी पी डेल टी अपॉन डी टी है, ये कौन सा किस फॉर्मूले से जनरेट हो रहा है ये? एंथैल्पी का फॉर्मूला बेटा, एंथैल्पी का फॉर्मूला। और कोई प्रॉब्लम? अब मुझे वैसे बताओ, कोई इस पूरे उसमें वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे बता दो, मैं उस कंफ्यूजन को भी इंकॉर्पोरेट कर लूंगी कल के उसमें। जैसे आपने एक वाली CSTR वाली बात कही थी कि एक्यूमुलेशन तो जीरो होनी चाहिए उसके अंदर, तो इसी तरह के अगर कोई प्रॉब्लम और है तो मुझे बता दो ताकि मैं उसको कल जो है केटर कर लूँ।
कोई चीज जो समझ ना आ रही हो, या इफ यू वांट मी टू परफॉर्म अ मास बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट बी, या कोई और इस तरह की रिक्वायरमेंट। मैम जी ये बोलिए। वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह वेरिएबल, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू फिर दे देना। देखो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है, वो थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जो पैरामीटर्स है हमारे पास वो एक मॉडल के अंदर कांस्टेंट है, दूसरे मॉडल के अंदर वो कुछ और होंगे, तीसरे मॉडल के अंदर कुछ और होंगे, चौथे मॉडल के अंदर कुछ और होंगे। तो पैरामीटर्स है वो एक मॉडल के अंदर कांस्टेंट है। वो एक मॉडल के अंदर कांस्टेंट भी क्यों है? क्योंकि कुछ पैरामीटर्स है जो हमने खुद से सेट किए हैं। जैसे मैंने बता दिया कि नई जो रिएक्टर का रेजिडेंस टाइम है वो मैंने इतना रखना है। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, खुद से किया है सेट, तो वो पैरामीटर बन गया है मॉडल के लिए। लेकिन वैसे वो कांस्टेंट नहीं था, मैंने उसको कांस्टेंट कर दिया अपनी मर्जी से, तो वो पैरामीटर बन गया। इसी तरीके से बीटा है। ठीक है, बीटा हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन सी पी रॉ। ठीक है, वो भी क्या है, वो वैसे कांस्टेंट नहीं है, वैसे वो चेंज होता रहेगा डिफरेंट मॉडल्स में। इस मॉडल के अंदर मैंने उसको कांस्टेंट कर दिया है, मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, तो वो क्या हो गया, पैरामीटर बन गया। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब कंसंट्रेशन है वो चेंज होते रहेगा, टेम्परेचर है वो चेंज होता रहेगा, टाइम है वो चेंज होता रहेगा, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। समझ आई बात? मतलब कि मैम जो हम फिक्स कर दे वो हमारा पैरामीटर कहलाएगा, अदरवाइज जो हाँ कांस्टेंट होते हैं जैसे कि बोल्ट्जमैन वगैरह वो हाँ कांस्टेंट ओवरऑल मतलब बिल्कुल कि जितने रिएक्टर के लिए सबके लिए सेम ही रहेगा। बिल्कुल। देखो नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये चेंज होता है, सेम नहीं रहता। लेकिन अगर जैसे लेट्स से आपके रिएक्ट, बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि एक चीज है जो जैसे आर्हीनियस है, या फिर आप कह लो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कांस्टेंट ही होती है मोस्टली। आपने देख लिया इस रिएक्टर के लिए या इस कंपोनेंट के लिए आपकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है। या आप ये कह दो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो वैसे तो वेरी करता है लेकिन है वो कांस्टेंट। एक उसका डाटा अवेलेबल है, आपने क्या किया, लिटरेचर में देखा कि आपके करस्पॉन्ड कंपोनेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपने उसके हिसाब से उसको चूज कर लिया। ठीक है, लिटरेचर से। जैसे आपके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन पैरामीटर्स वो होते हैं जो आप उसको अपने बेसिस बनाते हो कैलकुलेशन की। आप उसको अपने आप से डिफाइन करते हो कि मेरे इस मॉडल के लिए ये हमारे पास बेसिस है, मेरे इस मॉडल के लिए बीटा की ये वैल्यू है, मेरे इस मॉडल के लिए थीटा की ये वैल्यू है, मेरे इस मॉडल के लिए रॉ की ये वैल्यू है। सीपीएफ, सीपीएफ, सीपी कांस्टेंट है। सीपी जो है चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक कंपोनेंट है हमारे पास, उसकी सीपी डिफरेंट होगी, बी है उसकी सीपी डिफरेंट होगी, सी है उसकी सीपी डिफरेंट होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है वो। अगर ए है तो जितने भी ए होंगे तमाम मॉडल्स के अंदर उनकी सीपी सेम ही रहेगी उस टेम्परेचर पर। यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास पैरामीटर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स हमारे पास हम खुद से जो है, अब मैंने सेट कर दिया कि मेरा जो अभी मैं मॉडल बना रही हूँ, मैं अभी जो रिएक्टर बना रही हूँ उसके अंदर मैंने जितनी इंथैल्पी देनी है मैंने उसको सेट कर दिया। मैंने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू है, मैंने यू को सेट कर दिया कि कॉइल का जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो इतना होगा। तो ये क्या है, मैंने उसको पैरामीटर बना दिया। जो चीज मैं खुद से सेट कर रही हूँ वो पैरामीटर्स है, जो ओवरऑल पूरे डिफाइंड है, पूरी यूनिवर्स में सेम है, वो कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स वो हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। मैम ये कांस्टेंट मतलब कि हर रिएक्टर फॉर एग्जांपल जो भी हम यूज करेंगे उसके लिए सेम होगा? देखो कांस्टेंट अब ऐसा थोड़ी है, अब जैसे गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट भी वेरी करता है। ठीक है, यूनिट्स के रेफरेंस में वेरी करता है। इसी तरीके से हमारे पास हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, या सही है, ये भी हमारे पास क्या है, ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर दो रिएक्टर्स हैं दोनों में टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दोनों का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम हो सकता है? तो आपस में दो मॉडल्स, तीन मॉडल्स के अंदर जो चीज़ सेम हो सकती है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं। जो हमारे पास पैरामीटर्स है जो अपने रिएक्टर की स्पेशलाइज्ड है, स्पेसिफाइड है, हमने रिएक्टर को जो है स्पेसिफाइड किया हुआ है, स्पेसिफाइड वैल्यू, वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं। और जो रिएक्टर विद इन द मॉडल भी हमारे पास चेंज हो रहे हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इसको देख लो, नहीं समझ आए तो मैं इसको जो है कल
और मजीद बेहतर एग्जाम्पल, बल्कि मैं काम करती हूँ कल के लेक्चर में मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को इसको समझा देती हूँ। ये सही रहेगा मैम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम जो कल के लेक्चर में मुझे इंकॉर्पोरेट करवाने को आप लोग का जल्दी बता दो क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो यू वांट मी टू रिवाइज, मैं कल इसको पूरा रिवाइज, इस एग्जांपल को पूरा रिवाइज कर दूंगी और ये आपको पैरामीटर्स कांस्टेंट का वो भी बता दूंगी बाकी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।